हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? 9th क्लास चैप्टर चल रहा था 7th नंबर बायो के पोर्शन में। इससे पहले 7th नंबर चैप्टर के 2 मैंने वीडियो बनाए हैं क्वेश्चन आंसर के। ये क्वेश्चन आंसर का 3rd वीडियोज़ है। 2 वीडियो बनाए हैं क्योंकि 3 जगह प्रश्न बनाना इसका मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं, इसलिए इसके 3 पार्ट्स बनाए गए हैं। तो आज हम तीसरा पार्ट्स करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर जो 7 है उसके क्वेश्चन आंसर का ये 3rd पार्ट आप करेंगे। 2 पार्ट्स हम पहले कर चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आशा करता हूँ कि पहले वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपको पसंद आए होंगे, आप लोगों ने पढ़े होंगे या फिर क्वेश्चन आंसर जितने हैं वो सारे आपने सॉल्व किए होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर का पार्ट 3rd। क्वेश्चन नंबर 1, स्पंज किसे कहा जाता है? कौन से संघ के प्राणी हैं जिन्हें स्पंज कहा जाता है? तो जहन में ये आना चाहिए कि ये नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं कि कोऑर्डिनेट्स हैं। तो स्पंज तो नॉन कोऑर्डिनेट्स में है। बताइए नॉन कोऑर्डिनेट्स में किसे स्पंज कहेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ के जो सदस्य हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। जैसे स्पॉन्जिला, साइकोन और छिद्रधारी भी होते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर स्पंज किसे कहते हैं? पोरीफेरा के संघ के सदस्य ही स्पंज कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेंटेटा का मुख्य लक्षण। दूसरी जो फाइलम है पोरीफेरा के बाद में सिलेंटेटा। सिलेंटेटा में बहुत लक्षण हैं लेकिन केवल एक लक्षण की बात पूछी जा रही है। ऐसा कौन सा लक्षण है जिसके आधार पर उसको संघ का नाम पड़ा? तो सिंपल सा है। सिलेंटेटा की यदि हम बात करें तो सिलेंट्रॉन होती है और सिलेंट्रॉन का मतलब है देहगुआ। समझे? यानी जिसमें देहगुआ होती है। वास्तविक देहगुआ की प्रेजेंस के कारण सिलेंटेटा को सिलेंटेटा नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, चपटेकृमि किस संघ के जंतु हैं? यानी कौन सी फाइलम है जिसके एनिमल को आप कह सकते हो कि चपटेकृमि हैं? फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, प्लेट। और प्लेट से बना है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज चपटेकृमि। याद है कुछ? टीनिया सोलियम, फेसियोला हिपेटिका जो यकृतकृमि हैं भेड़ में। कुछ एनिमल्स याद आ रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के? तो तीसरा सवाल था चपटेकृमि किस संघ के जंतु हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज के, जैसे कि टीनिया सोलियम, पित्ताकृमि है ना। सवाल नंबर 4, गोलकृमि। गोलकृमि यानी राउंड वर्म। गोलकृमि क्या हैं? एस्के हेल्मिन्थीज के सदस्य। एस्के हेल्मिन्थीज के सदस्य जैसे कि एस्केरिस, वाउचेरिया या ड्रेकनकुलस मेडवेंसिस, ये सारे एस्केरिस के सदस्य हैं। इन्हें ही गोलकृमि कहा जाता है। धागे के समान भी होते हैं तो इन्हें धागे की संरचना वाले भी कहा जा सकता है। थ्रेड वर्म भी कहेंगे आप इन्हें। सूत्रकृमि गोलकृमि का ही दूसरा नाम है, सूत्रकृमि। क्वेश्चन नंबर 5, केंचुआ किस संघ का प्राणी है? ये किस प्रकार से किसान का मित्र है? चलिए बाद की बात तो देखेंगे, पहले इसके फाइलम का नाम बताओ। केंचुआ। तो केंचुआ है एनिलिडा संघ का प्राणी। किस प्रकार से किसान का मित्र है? क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5, एनिलिडा संघ का प्राणी है केंचुआ। फेरिटिमा कहते हैं ना इसे।
हाँ, तो एनिलिडा संघ का प्राणी है केंचुआ, जिसको फेरेटिमा कहते हैं। किसान का मित्र क्यों है? व्हाट इज़ द फ्रेंड ऑफ फार्मर? सोच सकते हैं, मैंने बताया था थ्योरी जब पढ़ी थी। तो भैया ये करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन को फिक्स करना इसके हाथ में होता तो सारे काम केंचुए ही कर देते ना, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये करता क्या है, आपने देखा होगा जो केंचुआ है वो ज़मीन पर रेंग कर चलता है, वो ज़मीन में जो खाद है ना उसकी गोलियां बनाता है छोटी छोटी। जैसे अपन बच्चे कंचे खेलते हैं ना, वैसी गोलियां बनाता है। तो वो गोलियों के अंदर नाइट्रोजन कलेक्ट रहता है और नाइट्रोजन बाद में डिवाइड हो जाता है जब हम फसल बोते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य जो प्रकृति में आपको केंचुआ करके देगा, वो आप किसी मशीन की सहायता से भी नहीं कर सकते। इसलिए केंचुआ किसान का मित्र है, क्योंकि इसमें फसल के उत्पादन में, प्रोडक्शन में वृद्धि होती है। सपोज दैट किसी ज़मीन में 1 बीघा ज़मीन में यदि 4 क्विंटल बाजरा हो रहा है और वहाँ पर केंचुओं को छोड़ दिया जाए तो 4 से 6 क्विंटल बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ोतरी किसके कारण हुई? केंचुए के कारण। और केंचुए को पालना क्या है? वर्मी कल्चर। और केंचुआ जो खाद बनाता है उसे बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। कंपटीशन के एग्जाम से आपको याद रखना है, केंचुए द्वारा बनाई गई खाद क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्ट। और ये प्रोसीजर कहलाती है कंपोस्टीकरण। बहुत सारी प्रकार की फैक्ट्रियां भी हैं जो यही काम कर रही हैं ऑर्गेनिक खेती के लिए, जिसमें किसी प्रकार का कोई नशीले पदार्थों का छिड़काव न हो, ऐसी खेती ऑर्गेनिक होती है। जनरली ऐसा करते नहीं है ना, अपन मनुष्य थोड़ा सा लालची प्राणी हो गया है वर्तमान में, वो ऐसा करता नहीं है। वो आपके मूंग है मोट में भी स्प्रे कर देता है ताकि पैदावार ज़्यादा हो। उसे नहीं पता कि यदि स्प्रे करने से जो मूंग बनते हैं उसमें कुछ एसिड आ जाता है और वही एसिड खाने से हो सकता है आपकी किडनी खराब हो जाए। लेकिन हमें तो क्या है कि पैदावार लेनी है। खैर, ये अलग फैक्ट रहते हैं। सवाल नंबर 6, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? लार्जेस्ट फाइलम। एक शब्द में इसको निपटा देते हैं, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ इसलिए क्योंकि इसमें इंसेक्टा आते हैं, कीट। और जब आपको देखा कि शाम के समय में जब बल्ब ऑन करते हैं तो कितने कीट पतंगे आते हैं, कितनी मक्खियाँ आ सकती हैं उसके आसपास, वो सारे आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी हैं। तो सोचो, दुनिया में गाय भैंस भेड़ बकरी ज़्यादा हो सकती हैं कि कीट पतंगे ज़्यादा हो सकती हैं? कीट पतंगे ज़्यादा हो सकती हैं। सो आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा संघ है। थोड़ी सी जानकारी जब बात निकल आई है तो बता देता हूँ। मोलस्का इसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा है। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। और सबसे छोटा टीनोफोरा। टीनोफोरा में जैसे टीनोप्लाई है, जैव संदीप्ति इसी का लक्षण है। कुछ याद आ रहा है आपको? आपने सुना होगा कि जुगनू रात को चमकता है। क्या आपको पता है कि जुगनू जानवर है या प्लांट है, पेड़ पौधा है? नहीं, जुगनू एक प्रकार का एनिमल है। उसमें कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, इसलिए उसको जैव संदीप्ति का गुण पाया जाता है उसमें। तो ये होगा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। सवाल नंबर 7, मोती किस संघ के जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं? माला बनाने के लिए या बहुत सारी सजावट के लिए जो हम मोती बनाते हैं, तो मोती कहाँ से आते हैं? मोती मोलस्का संघ के प्राणियों से प्राप्त होते हैं। और सबसे अच्छा मोती एक प्राणी है जिसका नाम है पर्ल ऑयस्टर। इससे एक मोती निकलता है जो उन्नत किस्म का, उसे लिंगा मोती कहते हैं। लिंगा मोती सबसे उन्नत किस्म का मोती है। वो किससे निकलता है? पर्ल ऑयस्टर से। और पर्ल ऑयस्टर जो एनिमल है वो कौन से संघ का प्राणी है? मोलस्का संघ का प्राणी है। क्या विशेषता होती है मोलस्का संघ के प्राणियों की? याद है? शरीर तो बहुत कोमल होगा लेकिन आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, कठोर। याद रखना ये बात। अच्छा, कुछ एक पहेलियाँ करते रहते हैं ना कि एक ऐसी मछली का नाम बताओ जो मछली नहीं है। तारा मछली, स्टार फिश। नाम मछली है लेकिन मछली नहीं है, क्योंकि ये इकाई नोड मेटा का सदस्य है। तारा मछली। बच्चे ऐसे ना एक कहानियाँ ऐसी पहेलियाँ बुझाते हैं ना कि एक ऐसा कोट बताइए जिसको मतलब मैं पहन नहीं सकते, पठान कोट है। ठीक वैसे ही एक मछली है जिसका नाम मछली नहीं है। तारा मछली की विशेषता बताओ। ये इकाई नोड मेटा के सदस्य है। 5 इसके स्टार शेप की स्ट्रक्चर होती है। एज ए डायग्राम यदि देखा जाए इस प्रकार से स्टार फिश होती है, तारा मछली होती है। इसमें वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है, पानी आर पार हो सकता है बॉडी से। हाँ भाई, बहुत अच्छा सवाल। जलीय जीवों की श्वसन दर तीव्र क्यों होती है और उसको बाहर निकालते हैं तो फिर वो मर क्यों जाते हैं? बेसिकली मछली की बात करें तो
छोटी क्लासों में आपने कहानी सुनी होगी कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। क्यों भाई? बाहर कोई डायनासोर बैठा है क्या उसे मारने के लिए? क्यों मरेगी वो? कुछ रीज़न है, उसके कुछ फैक्ट है। क्योंकि मछली को सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए ना, वो जलीय ऑक्सीजन है, और उसके लिए उसमें क्लोम लगे रहते हैं। और क्लोम में क्या विशेषता है? जल में घुली ऑक्सीजन तो ले सकते हैं, लेकिन वायुमंडल की ऑक्सीजन नहीं ले सकते, इसलिए मछली है वो बाहर निकालने पर मर जाती है। तो सवाल क्या उठता है, जलीय जीवों की श्वसन दर तेज होती है क्यों? तो मैं आपको ये बताऊं कि जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O, और बाहर इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है वो तो O2 के रूप में है। बताइए ऑक्सीजन जल में ज़्यादा है या वायुमंडल में ज़्यादा है? जल के एक अणु में केवल एक ही परमाणु होता है ऑक्सीजन का, और वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है वो 2 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बनी है। तो सीधी भाषा में कह सकते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। सांस तो बराबर लेना है, लेकिन जल में ऑक्सीजन कम है, तो क्या करोगे? 2 उपाय हैं आपके पास आपकी श्वसन दर को सामान्य करने के, जीवन जीने के लिए। या तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दो, तो आपको ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं, आराम से मिलता रहेगा, या फिर सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ा दो। 2 चीज़ कर सकते हो। लेकिन जल में ऑक्सीजन तो उतनी रहेगी, उसको नहीं बढ़ा सकती मछलियाँ या जलीय जीव, तो उसको अपनी श्वसन दर बढ़ानी पड़ती है। तो जल में रहने वाले जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और जल में ऑक्सीजन वायुमंडल के बजाय कम होती है, इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर तेज होती है। ये आपके जहन में रहना चाहिए। मेंढक, लो भाई सवाल नंबर 10। मेंढक किस वर्ग का प्राणी है? फ्रॉग बताइए। बरसात के दिनों में देखने को मिलते हैं, असमतापी होते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, जैसे ही बरसात होती है टेम्परेचर इनके लेवल का होता है, वापस बाहर निकल आते हैं। मेंढक किस संघ का प्राणी है? मेंढक एम्फीबिया का प्राणी है, क्योंकि प्रकृति ने इसको ऐसी चीज़ें दी हैं कि ये पानी में भी वैसे ही रह सकता है जैसे मिट्टी में रह सकता है, इसलिए इसको उभयचर कहते हैं। तो मेंढक किस संघ का प्राणी है? उभयचर, जिसे क्या कहते हैं? एम्फीबिया। मेंढक एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है। वैसे कोर्डेट्स है क्योंकि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। सवाल नंबर 11। कछुआ, मगरमच्छ, अजगर किस वर्ग के सदस्य हैं? पहले ये बताइए कोर्डेट्स हैं कि नॉन कोर्डेट्स हैं? बेशक ये सारे कोर्डेट्स हैं। कछुआ है, मगरमच्छ है, अजगर है, पाइथन है। अजगर अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला सबसे बड़ा सांप, माना जाता है कि ये कम से कम 50 किलो के पत्थर को भी निगल लेता है। ये हैं रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी। सवाल नंबर 11 का आंसर होगा रेप्टिलिया, जिसे हिंदी में सरीसृप कहेंगे। एक समय था जब रेप्टिलिया वर्ग के प्राणियों का राज चलता था इस दुनिया में। जैसे कि वर्तमान में मनुष्य राज करता है इस धरती पर, वैसे ही एक समय रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी राज करते थे, और उसका जो प्रधान सदस्य था उसका नाम था डायनासोर। तो डायनासोर का जो काल था, जुरासिक काल के अंदर डायनासोर पाए जाते थे, अब नहीं रहे। खत्म होने के जो कारण हैं, बहुत सारी अतिशयोक्तियाँ हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ भी हैं, लेकिन विज्ञान इस नतीजे पर पहुँची है कि डायनासोर कैसे नष्ट हुए। तो बेसिक सा कंसेप्ट यह है कि डायनासोर एक विशेष प्रकार की प्रजाति के प्लांट खाते थे, कुछ एनिमल को भी खाते थे। जैसे कि कल्पना कीजिए कि आपके आसपास बबूल है, खेजड़ी है, पीपल है, नीम है, लेकिन एक प्राणी है केवल बबूल खा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि बबूल तो सारे नष्ट हो जाएंगे, फिर क्या खाएगा? फिर नीम खाने लग जाएगा। लेकिन डायनासोर ऐसा नहीं करते थे, एक विशेष प्रकार के पादप प्रजाति को खाते थे। एक समय आया जब वो पादप प्रजाति नष्ट हो गई, तो किसी दूसरे प्लांट को नहीं खाना चाहते थे, इसलिए धीरे धीरे वे विलुप्त हो गए। विज्ञान, जीव विज्ञान इसी नतीजे पर पहुंचे है कि डायनासोर कैसे नष्ट हुए। तो डायनासोर किस ग्रुप के प्लांट हैं? रेप्टिलिया या सरीसृप के प्राणी हैं। सवाल नंबर 12, बहुत अच्छी चीज़ है, कंगारू। नाम सुना होगा आपने, शायद क्रिकेट देखने वाले बच्चे जानते भी हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को कंगारू कहा जाता है, क्योंकि वो उनका राष्ट्रीय पशु है। कंगारू किस वर्ग का प्राणी है? बताइए। अंडे देता है कि बच्चे उत्पन्न करता है? नहीं, दोनों ही नहीं करता। ये कच्चे बच्चे उत्पन्न करता है भाई, अपरिपक्व बच्चे। इसके शरीर के आगे एक थैली होती है, उस थैली में अपने बच्चों को लटकाए रखती है जब तक कि वो परिपक्व न हो जाए। और वैसे देखा जाए तो मेमेलिया वर्ग का प्राणी कंगारू मेमेलिया वर्ग का प्राणी है, मेमल्स है, स्तनधारी है। तो इसकी जो थैली होती है ना, कंगारू की थैली, बहुत बार पूछा जाता है, कंगारू की जो थैली है उसे मार्सुपियम कहते हैं। याद रखना, अंडज व जरायुज में अंतर।
सीधा सा है, जो अंडे देते हैं वो अंडज हैं, जो संतान उत्पन्न करते हैं वे जरायुज हैं। दोनों ही किसके हैं? यहाँ पर ये जो दोनों नाम आते हैं ओविपेरस और यूविपेरस, ये मेमेलिया को रिप्रेजेंट करते हैं, स्तनधारी प्राणियों को। सवाल नंबर 14, एविज की विशेषता, पक्षी वर्ग की विशेषता बतानी है। पक्षी वर्ग की विशेषता है हड्डियाँ खोखली होती हैं जिससे उड़ने में सहायता मिलती है। कुछ पंख होते हैं जो पंखों में, जो पैर हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। अग्रपाद की यदि मैं बात करूँ तो चोंच है, नुकीली होती है, उड़ने में सहायता प्रदान करती है। यही कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं एविज की। सवाल नंबर 15, कॉर्डेट्स क्या हैं? वे जंतु जिनके जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ये कॉर्डेट्स कहलाते हैं। डिटेल में समझा सकते हो आप इसके क्लासिफिकेशन करके। क्लासिफिकेशन आप इसका कैसे कर सकते हो कॉर्डेट्स का? एविज है, रेप्टिलिया है, मेमेलिया है, पीसीज है, एम्फीबिया है। सवाल नंबर 16, नॉन कॉर्डेट के सभी संघों के नाम और जंतु वर्गीकरण की रूपरेखा। दोनों को एक साथ ही निपटाते हैं, एक अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सवाल क्या है? नॉन कॉर्डेट्स के सभी संघों के नाम लिखने हैं और जंतु वर्गीकरण की रूपरेखा। तो जंतु वर्गीकरण की रूपरेखा आप कैसे बना सकते हैं? देखिए, ध्यान दीजिए। सारे के सारे जो जंतु हैं उन्हें हम केवल 2 फर्दर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आप क्या कह सकते हो? नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट के जितने संघ हैं आप उसके नाम लिखिए। नंबर 1, शुरुआत करेंगे हम पोरीफेरा से। सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्के हेलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेट्रा, टीनोफोरा जो है नहीं। कुछ बुक्स में आपको हेमिकोर्डेटा भी मिलेगा, तो काउंटिंग करके नंबर दे दीजिए। ये नॉन कॉर्डेट्स के जो संघ हैं, ऐसे ही आप कॉर्डेट्स को क्लासिफिकेशन करके बांट सकते हो। कॉर्डेट्स में पहला एविज, पीसीज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, मेमेलिया, ये। तो इस प्रकार से आप एक स्केलेटन बनाएंगे कि दुनिया में जितने प्रकार के एनिमल हैं हम उनको किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। नोटोकॉर्ड के आधार पर जीवन की किसी एक अवस्था में तो ज़रूर मिलेगी, वो होंगे कॉर्डेट्स, नहीं मिलेगी ये नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। तो आप ये स्केलेटन अच्छे से लिखेंगे, नोट करेंगे। मोबाइल को एक बार पॉज करके और फिर उसके पश्चात आप सारे नोट कर सकते हो सकता है थ्योरी की क्लास में भी आए हों। हेमिकोर्डेटा है वो थोड़ा सस्पेंसिव है। शुरुआत के कुछ दिनों के अंदर 19वीं शताब्दी के अंदर इसे कॉर्डेट्स के अंदर शामिल किया गया, लेकिन बाद में जानकारी लगी कि इसमें तो नोटोकॉर्ड होती नहीं है, तो फिर वापस इसको नॉन कॉर्डेट में शामिल कर दिया गया, हेमिकोर्डेटा, जिसमें बेलेनोग्लोसस हैं, एम्फियोक्सिस हैं, ऐसे एनिमल आते हैं। इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन, यहाँ वाली कुछ चीज़ें जहन में रहेंगी। रही बात ये, तो यहाँ से कुछ चीज़ें आप ऐड कीजिए। पोरीफेरा का संघ के सदस्यों स्पंज कहते हैं, एस्केलमेंथीज, जिनके आंसर आपको यहाँ से मिल सकते हैं आप उसको शो कीजिए। ठीक है, एक बार सवाल सारे के सारे दोबारा आप रिपीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं मोबाइल को पॉज करके। तो यहाँ 1 से 8 तक सवाल आपको कंटिन्यू दिख रहे हैं, उसके बाद में 8 से आगे वाले देखिए।
15-16 तक दिख रहे हैं। ये लास्ट कंप्लीट। तो ये हो गए आपके चैप्टर नंबर 7 क्लासिफिकेशन जो था पादपों का, जीवों का, जंतुओं का, सभी का जो क्लासिफिकेशन उससे संबंधित महत्वपूर्ण सवाल हमने किए हैं। बाकी और भी बहुत सारे सवाल बनते हैं जो आप स्वयं बाय सेल्फ करेंगे। तो ठीक है बेटे, ये आप कीजिए अच्छे से, पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। थैंक्स।